My dear students, listen carefully about your syllabus. In your syllabus 11 12th, there is figure of speech. In figure of speech, you know Hindi अलंकार. अलंकार मीन्स आभूषण, गहना. जैसे किसी वस्त्र को, ऑर्नामेंट्स को यूज करके मैन और वोमेन बिकेम ब्यूटीफुल और हैंडसम, सेम वे इन लिटरेचर देयर इज अलंकार. अलंकरोति इति अलंकारः. काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं. आपके इंग्लिश लिटरेचर में देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच which I will teach you. First, simile, metaphor, personification, hyperbole, oxymoron, apostrophe, onomatopoeia. These are the figures of speech in your syllabus. And according to examination in 11th or 12th, in your paper from figures of speech 2 type question comes. First, the line will be given and you will have to point out the name of figures of speech. What is the figure of speech? In this line you write line and after this write the name of figures of speech. Other types question, definition with example. Definition with example of anyone. For 2 marks definition and 2 examples of 1 marks. इस तरह से 11th और 12th में अलंकार दिया है आपको. इंग्लिश में 7 तरह के अलंकार होते हैं. आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आता है. 2 तरह से आता है. लाइंस दी होती हैं, उन लाइनों में कौन सा अलंकार है उसके आगे लिखना होता है लाइन लिख करके, या परिभाषा के साथ उदाहरण देना पड़ता है. यह आपका पैटर्न हो गया फिगर्स ऑफ स्पीच का. अब मैं आपको पहला इसमें पढ़ा रहा हूँ सिमिली. अब इन ए सिमिली, once again, in a simile a comparison is made between 2 objects of different kinds which have however at least 1 point is common. It means सिमिली में 2 व्यक्ति या 2 वस्तु में तुलना होती है, कंपैरिजन होता है और तुलना का शब्द दिया होता है. और इसके लाइन में जो भी अलंकार होते हैं, प्रायः द सिमिली इज यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज आर सो. इट मीन्स किसी भी लाइन में लाइक है, एज है, सो है, तो बहुत इजी है. उसको देख के आप पहचान सकते हैं कि यह इसमें सिमिली है. यानी सिमिली अलंकार बहुत इजी है. वंस अगेन, इन सिमिली देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स एंड द वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर गिवन. सिमिली में 2 व्यक्ति या 2 वस्तु में तुलना होती है और तुलना का शब्द दिया होता है लाइक, एज, सो. किसी भी लाइन में दिया है तो वह सिमिली होता है. बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं. यदि आपके पास बुक होगी तो आप बुक को ओपन करके एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी ढंग से, और इसको आप कर सकते हैं. एग्जाम्पल दिया है, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन. इट ड्रॉपेथ एज इसलिए सिमिली है. शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, यहाँ पर लाइक दिया इसलिए सिमिली है. वी वियर हर लॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन स्ट्रिंग, लाइक दिया इसलिए सिमिली है. ही रैन लाइक ए हेयर डाउन द स्ट्रीट, इसलिए सिमिली है. यहाँ नोट भी लिखा है कि ए कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट सिमिली. यदि कंपैरिजन है, सेम काइंड्स दिया तो सिमिली नहीं है, इसमें कंपैरिजन होना चाहिए. तो फर्स्ट योर फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिमिली.
नाउ सेकेंड, मेटाफर। Metaphor. A metaphor is an implied simile. It does not like the simile state that one thing is like another or acts another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. अब ये तो किताब की भाषा है, किताब में लिखा है। मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि इन मेटाफर देयर इज कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स बट द वर्ड ऑफ कंपेरिजन आर नॉट गिवन। मेटाफर में भी कंपेरिजन होता है सिमिली की तरह, लेकिन इसमें तुलना वाला शब्द नहीं दिया होता। शब्द क्या होते हैं? लाइक, एज, सो, किसी भी लाइन में नहीं दिया होता। वंस अगेन, इन मेटाफर ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट गिवन। अब किताब में परिभाषा क्या है वो अलग है, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लेंगे। 10 व्हेन वी से ही फाट लाइक ए लायन, ही फाट लाइक ए लायन, लाइक ए लायन क्या है आपका? सिमिली है। अब ये लाइक को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। वी यूज अ सिमिली बट व्हेन वी से ही वाज ए लायन इन फाइट वी यूज ए मेटाफर। जहाँ जहाँ भी लाइक, एज, सो, एज होता है उसको हटा दीजिए तो आप क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल दिए हैं, हुज कॉन्शियस इज स्ट्रांग रिट्रीट, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट। लाइफ इज ए टेल, अब लाइफ इज ए टेल, टेल मीन्स कहानी, जीवन एक कहानी है। अब यहाँ जीवन एक कहानी यानी जीवन की तुलना कहानी से किया जा रहा है, तुलना है लेकिन तुलना का शब्द नहीं दिया है। आई सी ए लिली, आई सी लाइक ए लिली हो सकता है, यहाँ भी लाइक छुपा हुआ है। फिर लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव इज लाइक यहाँ भी हो सकता है, बट इन ऑल दिस लाइन्स देयर इज नो लाइक, नो शो, नो एज, बिकॉज दिस इज अ मेटाफर। आफ्टर दिस पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी ascribes इंटेलिजेंसी और पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। ये बुक में लिखा है परिभाषा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं अपने से बता रहा हूँ। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स आर abstract ideas described as living things. Once again, in personification, lifeless things are abstract ideas are describing as living beings. पर्सनिफिकेशन में कोई निर्जीव वस्तु या भाववाचक विचार का वर्णन ऐसे किया जाता है जैसे कि उसमें जीवन हो। अब एग्जाम्पल देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। बट पेशेंस, पेशेंस क्या है? धैर्य है। धैर्य क्या है? कोई व्यक्ति है। टू प्रिवेंट रोकता है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। यहाँ टॉयल दिया है, टॉयल मतलब परिश्रम है, गरीबों के लिए आया है। उसी तरह से होता है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब लव क्या है? कोई व्यक्ति है, लव इज ब्लाइंड, इसमें भी पर्सनिफिकेशन है। इस तरह से पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का प्रयोग लिविंग बीइंग की तरह किया जाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं बहुत स्लोली इसलिए बताता हूँ आपको कोई चीज़ कि आपको समझ में आ जाए जो पढ़ा जा रहा है। यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जा रही है कि आई एम टीचिंग माई कोर्स, द टाइम हैज वेस्टेड सो मच, लैक ऑफ टाइम, समय का अभाव है, कोर्स समाप्त करना है, जल्दी जल्दी पढ़ाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत स्लोली इसको पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। कोर्स बहुत पीछे नहीं है या कोर्स का कोई अभी रोटेशन नहीं है, ये तो आपको ज्ञान के लिए पढ़ाया जा रहा है कि इस महामारी के अवधि में आप घर पर बैठे हैं, आप कुछ सीख लें, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। वंस अगेन एपॉस्ट्रॉफी, ये आपका चौथा अलंकार है, एपॉस्ट्रॉफी। बाय दिस फिगर द स्पीकर एड्रेसेस some inanimate things or some abstract idea as if it were a living person
or some absent person as if he were present. It means apostrophe में in apostrophe there is direct addressing of any living or non-living things present or absent. In apostrophe there is direct addressing of any inanimate things or any abstract idea. इसमें डायरेक्ट संबोधन होता है, चाहे वह कोई जीवित हो, चाहे वह निर्जीव हो, चाहे लिविंग हो, चाहे जो भी हो, इसमें संबोधन होता है। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है? संबोधन होता है इसमें। अब एग्जाम्पल दिया है मिल्टन, रुक गए, संबोधन हो गया। दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ओ जजमेंट, यहाँ संबोधन है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहाँ भी संबोधन है। फ्रेलिटी, दाई नेम इज ओमेन, यहाँ संबोधन है। और एक और इजी एग्जाम्पल्स होता है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, तो ये क्या हो गया आपका? एपोस्ट्रोफी हो गया। आफ्टर दिस ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास। विरोधाभास मीन्स एक तरफ अच्छाई हो, एक तरफ बुराई हो। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग्स। अब ये बुक में लिखा है, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर पुट टुगेदर। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरन में दो विरोधाभासी गुण एक साथ रखे जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है, एंड हैविंग नथिंग ही था, कुछ भी न रहते सब कुछ है। एक तरफ है कुछ ही नहीं, एक तरफ है सब कुछ है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला रहस्य है। द मोर हैस्ट द लेस स्पीड, ओ माइटी सीजर डस्ट दाउ बी सो स्लो। और हो सकता है यू आर वाइज फूल। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए? आपके ऑक्सीमोरन के हो गए। नाउ हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। बाय दिस फिगर थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। बहुत ईजी दिया इसकी परिभाषा। बाय दिस फिगर थिंग्स, यानी बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच, शार्ट में लिखा है। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच, या लिख सकते हो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। अर्थात हाइपरबोल में जो वस्तुओं का प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है, अच्छा होता है, बहुत बुरा होता है। देन दे रियली आर, जो वास्तविक रूप में हैं इनकी वास्तविकता से ज़्यादा या कम होता है। जो किसी की अच्छाई या बुराई है, जो है वो तो है, लेकिन उससे परे यानी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहता है। हाइपरबोल में क्या होता है? अतिशयोक्ति यानी बढ़ा। जैसे कि आप सुने होंगे हिंदी में, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सगली लंका जर गई गै निशाचर भाग। ये हाइपरबोल है कि हनुमान के पूछ में आग नहीं लगी, उसके पहले सभी लंका जर गए, निशाचर भाग गए। यह तरह से हाइपरबोल होता है। अब यहाँ इंग्लिश में एग्जाम्पल दिया है, बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बिलिंडा एक लेडी कैरेक्टर है, विलियम शेक्सपियर का नाटक है, उसकी एक पात्र है। वह मुस्कुराती है तो पूरा संसार खुश हो जाता है। कितना अच्छा हाइपरबोल है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटलफील्ड। रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड अर्थात खूनों की नदियाँ बही, कहाँ? युद्ध के मैदान में। शी शेड एन ओशन ऑफ टीयर्स, उसके रोने से आंसू का समुद्र हो गया। 10,000 सा एट ए ग्लांस, एक झलक में 10,000 देखा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? हाइपरबोल हो गया। लास्ट ओनोमोटोपोइया, जिसका अर्थ होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड इज मेड टू सजेस्ट आर इको द सेंस। इट मीन्स दैट किसी भी तरह के आवाज़ का इसमें सजेशन होता है। अर्थात इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एनी काइंड ऑफ साउंड सजेस्टिंग, किसी भी तरह की साउंड होती है, चाहे वह क्लैपिंग हो, चीविंग हो, मरमरिंग हो, लैपिंग हो, मीविंग, रोअरिंग, ट्रूम्पेटिंग, एनी काइंड ऑफ साउंड सजेस्टिंग, किसी भी तरह की साउंड है, चाहे वह एनिमल्स की हो, चाहे थिंग्स की हो, चाहे जिसकी भी हो, यदि साउंड है लाइन में तो क्या होता है?
ओनोमोटोपोइया होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग एंड द लॉन्ग रिपल वॉशिंग थ्रू द रीड्स। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीविंग रिवर। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई द शोर। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो इन दिस वे इन योर syllabus in poetry there are several kinds of figures of speech. You should write it in your fair copy. I have told you it is your syllabus. Be happy.